Hello everyone, this is Dr. Kajal welcoming you to the journey from Mohan to Mahatma, the narration of Mahatma Gandhi's autobiography, the story of my experiments with truth. साउथ अफ्रीका में मिस्टर कैलेनबैक और मैं बहुत करीबी मित्र बने थे। कैलेनबैक ने फास्टिंग के समय भी मुझे मदद की थी, वे मेरे साथ में थे। इतना ही नहीं, हम दोनों के विचार कई बातों में बहुत मिलते जुलते थे। जैसा कि मैंने पहले बताया, टॉलस्टॉय फार्म पर कुछ शरारती बच्चे थे। एक बार मिस्टर कैलेनबैक ने मेरा उस बात की ओर ध्यान खींचा जिसकी तरफ मेरा बिल्कुल भी ध्यान नहीं था। उन्होंने मुझसे कहा कि तुम्हारे बच्चे रोज इन लोफर बच्चों के संपर्क में आते हैं और इससे वे डिमोरलाइज हो जाएंगे। इस पर मैंने कैलेनबैक से कहा कि मैं अपने बच्चे और उन शरारती बच्चों के बीच में फर्क कैसे कर सकता हूँ, क्योंकि उन दोनों के प्रति मेरी जिम्मेदारी है। एक्चुअली मेरे बुलाने पर ही ये यंगस्टर्स यहाँ आए हैं और यदि मैं उन्हें यहाँ से निकाल दूंगा तो वे फिर से अपनी पहले की दुनिया में चले जाएंगे और मैं ऐसा नहीं चाहता हूँ, क्योंकि मेरे बच्चों को भी यहाँ एडजस्ट करना होगा, क्योंकि इन बच्चों को मैंने ही खुद यहाँ पर बुलाया था। और शायद इससे हो सकता है कि मेरे बच्चों को अगर मैं अलग ट्रीटमेंट दूं तो उनमें एक सुपीरियोरिटी की भावना आ जाएगी और यह ठीक नहीं होगा। शायद इन बच्चों के साथ रहते रहते मेरे बच्चों को यह ध्यान में आ जाएगा कि अच्छे और बुरे में क्या फर्क होना चाहिए। लेकिन यह बात जरूर है कि ऐसे प्रयोग हमेशा टीचर्स, माता पिता और अपनों से बड़ों की कड़ी निगरानी में ही होना चाहिए। जब मैं जोहान्सबर्ग में था उस समय मुझे खबर मिली कि हमारे आश्रम के 2 बच्चों का नैतिक अधपतन हुआ है। यह सुनते ही मैं जोहान्सबर्ग के लिए रवाना हुआ। मिस्टर कैलेनबैक भी मेरे साथ में थे। मैंने रास्ते में सोचा कि इस घटना के प्रति मेरी जिम्मेदारी और कर्तव्य क्या है। वास्तव में मैं इन बच्चों से और उनके परिवारों से बहुत अच्छे से जुड़ा हुआ था। वहां पहुंचने पर मैंने यह निर्णय लिया कि इन बच्चों को अपनी गलती महसूस हो, उसके लिए मैं 7 दिन का उपवास रखूंगा। मेरे इस निर्णय से सबको बहुत दुख हुआ और उन्हें एहसास हुआ कि उन्होंने कितना गलत काम किया है। इस घटना में से आगे सर्कमस्टांसेस कुछ ऐसे होते गए कि मुझे 14 दिन का उपवास रखना पड़ा। पहले बार के उपवास में तो मुझे उतना कुछ नहीं लगा, तकलीफ भी नहीं हुई, लेकिन इस दूसरे उपवास के बाद मुझे बहुत तकलीफ हुई और मेरी तबीयत खराब भी होने लगी थी। 1914 में गोखले की मुझे इंस्ट्रक्शन आई कि मैं लंदन होते हुए भारत लौट जाऊं और इस वजह से मैं, कस्तूरबा और मिस्टर कैलेनबैक लंदन के लिए रवाना हुए। लेकिन जैसे ही मैं लंदन पहुंचा मेरी तबीयत और ज्यादा खराब हो गई। वहां पर डॉक्टर जीवराज मेहता ने मेरे ट्रीटमेंट की। मैंने उन्हें मेरे उपवास और उसके बाद शुरू हुए दर्द के बारे में बताया। तब उन्होंने मुझे कहा कि आपको आपके डाइट में कुछ चेंज करने पड़ेंगे और आपको यह बात ध्यान में लेनी होगी कि अगर आप इससे ज्यादा एक्सर्शन करेंगे, आराम नहीं करेंगे, तो आपके पैर आपको साथ नहीं देंगे। 1914 में वर्ल्ड वॉर डिक्लेयर हुआ। उस समय गोखले पेरिस में थे और किसी वजह से मेरा उनके साथ कांटेक्ट नहीं हो पा रहा था। उन्हें बिना मिले वापस भारत चले जाना मुझे ठीक नहीं लग रहा था, इसलिए मैंने निश्चय किया कि कुछ दिन तक मैं वहीं पर रहूंगा। इस दरमियान लंदन में बसे भारतीयों की मैंने मीटिंग बुलाई। इस मीटिंग में इस युद्ध में हमारी भूमिका क्या होनी चाहिए, इस पर हमने चर्चा की। मेरा ऐसा विचार था कि इस युद्ध में हमने ब्रिटिश सरकार को मदद करनी चाहिए, लेकिन मुझसे विरुद्ध विचारधारा के जो लोग थे उनका कहना था कि इस समय हमने हमारी डिमांड्स बहुत स्ट्रांगली ब्रिटिश गवर्नमेंट के सामने रखना चाहिए और हमारा जीवन स्तर और ऊंचा करने का प्रयास करना चाहिए। मुझे यह ठीक नहीं लग रहा था। मेरे विचार से हमने अपनी डिमांड्स इस जरूरत के समय न रखते हुए युद्ध के बाद रखना चाहिए। जो लोग मेरे विचारों से सहमत थे उन वॉलंटियर्स को मैंने अपने साथ में लिया और मैंने लॉर्ड क्रू को पत्र लिखा। लॉर्ड क्रू पहले तो हमारी मदद लेने के लिए थोड़ा हेजिटेट कर रहे थे, लेकिन बाद में वे मान गए।
हम लोगों ने फर्स्ट एड की 6 हफ्ते तक ट्रेनिंग ली। उस समय लंदन का माहौल बिल्कुल देखने जैसा था। युद्ध से कोई भी वहां पर पैनिक नहीं था। इनफैक्ट हर कोई अपनी अपनी काबिलियत के हिसाब से अपने देश की मदद करने में जुड़ गया था। इवन बुजुर्ग, बूढ़े और महिलाएं भी कपड़े सीने का काम कर रहे थे। लाइसियम नाम का एक लेडीज क्लब था जिसने की सारे सोल्जर्स के कपड़े सीने की जिम्मेदारी ली थी। सरोजिनी नायडू इसी क्लब की सदस्य थी और पहली बार मेरी उनकी मुलाकात वहीं पर हुई। हमारे जो ट्रेनिंग का हेड था, जो ऑफिसर था, वह खुद को हमारे से सुपीरियर समझता था और एक तरीके से हमें डोमिनेट भी करता था। सोराब जी ने मुझे इसके प्रति आगाह किया था। शुरुआत में तो मुझे कुछ लगा नहीं, लेकिन बाद में उसके साथ एडजस्ट करना सभी को मुश्किल हो रहा था। उसी समय खबर आई कि जख्मी सोल्जर्स को नेटली हॉस्पिटल में एडमिट किया गया है और उनको सर्विस देने के लिए हम वहां रवाना हो गए। लेकिन धीरे धीरे मेरी तबीयत खराब हो ही रही थी। डॉक्टर मेहता ने मुझे सलाह दी कि मैंने नेटली नहीं जाना चाहिए क्योंकि वहाँ का वातावरण बहुत ज़्यादा ठंडा है और उससे मेरी तबीयत और ज़्यादा बिगड़ सकती है। बेहतर है मैं अपने देश के लिए रवाना हो जाऊँ। मैंने भारत निकलने की तैयारी की और धीरे धीरे मेरी तबीयत कुछ ठीक हो रही थी और आखिर में 10 साल के बाद मैं बॉम्बे पहुंचा। आज के लिए इतना ही। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस वीडियो। थैंक यू।